नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं विष्णु कुमार आप सभी का अपने YouTube चैनल के इस वीडियो पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आप लोगों को मैट्रिक बिहार बोर्ड एग्जाम 2025 से संबंधित हिंदी वाले सब्जेक्ट से जुड़े हुए टोटल 100 VBI ऑब्जेक्टिव प्रश्न बताने वाला हूं, जो आप लोगों के फाइनल बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। दोस्तों, यदि आप लोग भी मैट्रिक का फाइनल एग्जाम 2025 में बिहार बोर्ड से देने वाले हैं तो आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। इस वीडियो में मैंने हिंदी वाले सब्जेक्ट से जुड़े हुए टोटल जितने सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न लिया है, ये सभी के सभी प्रश्न आप लोगों के फाइनल बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही उपयोगी होने वाले हैं। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं अपने आज के इस वीडियो क्लासेज को। दोस्तों, यहाँ पर पहला प्रश्न है, निम्न में से किसे संस्कृति की पाठशाला कहा जाता है। आप लोगों को बताना है कि निम्नलिखित में से किसे संस्कृति की पाठशाला कहा जाता है। आप लोग बताइएगा दोस्तों कि संस्कृति की पाठशाला किसे कहा जाता है। हरिद्वार को कहा जाता है, वृंदावन को कहा जाता है, काशी को कहा जाता है या फिर मथुरा को कहा जाता है। मेरे द्वारा आंसर बताने से पहले आप लोग प्रश्न का आंसर बता दीजिएगा, तभी पता चलेगा दोस्तों कि आपने 100 में से कितने प्रश्नों का सही जवाब दे पाया है। यहाँ पर आप लोग बताएंगे कि पहला का सही ऑप्शन क्या होगा। यहाँ पर पहला का सही ऑप्शन होगा दोस्तों काशी। संस्कृति की पाठशाला काशी को कहा जाता है, इसलिए सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। चलिए 2 नंबर के सवाल में आते हैं। यहाँ पर आप लोगों से पूछा गया है, घानानंद द्वारा रचित ग्रंथ है। घानानंद द्वारा रचित ग्रंथ कौन है। सुजान सागर है, विरह लीला है, रस के लिबल्ली है या फिर ये तीनों ही है। घानानंद द्वारा रचित ग्रंथ का नाम आप लोगों को बताना है। बताएंगे कि 2 का सही आंसर क्या होगा। दोस्तों, 2 का यहाँ पर सही आंसर होगा सभी। घानानंद द्वारा रचित ग्रंथ सुजान सागर भी है, विरह लीला भी है और रस के लिबल्ली भी है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। ये तीनों ग्रंथ ही घानानंद द्वारा रचित हैं, इसलिए सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा हमारा, ठीक है। चलिए 3 नंबर के सवाल में आते हैं। यहाँ पर बोला गया है, प्रेम की पीर के कवि हैं। प्रेम की पीर के कवि कौन है। रसखान है, घानानंद है, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन है या फिर सुमित्रा नंदन पंत हैं। यहाँ पर सही ऑप्शन क्या होगा आप लोग बताएंगे। प्रेम की पीर के कवि कौन है। प्रेम की पीर के कवि दोस्तों घानानंद हैं। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। आप लोग याद रखिएगा, प्रेम की पीर के कवि घानानंद जी हैं, इसलिए सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा हमारा। 4 नंबर के सवाल में आते हैं। यहाँ पर आप लोगों से पूछा गया है, द कास्ट इन इंडिया किसके द्वारा लिखा गया है। द कास्ट इन इंडिया किसके द्वारा लिखा गया है आप लोग बताइएगा। हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा, भीमराव अंबेडकर के द्वारा, अमरकांत के द्वारा या फिर मैक्स मुलर के द्वारा। किस लेखक के द्वारा द कास्ट इन इंडिया लिखा गया है आप लोग बताएंगे। तो यहाँ पर 4 का सही आंसर होगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने ही द कास्ट इन इंडिया का रचना किया है, इसलिए सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। द कास्ट इन इंडिया के रचयिता कौन है। द कास्ट इन इंडिया के रचयिता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं, इसलिए सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। 5 नंबर के सवाल में आते हैं। यहाँ पर आप लोगों से पूछा गया है, 20 के दांत कहानी में मोटर कार किसकी थी। 20 के दांत कहानी में मोटर कार किसकी थी आप लोगों को उस पात्र का नाम बताना है। यहाँ पर 5 का सही आंसर क्या होगा आप लोग बताइए। 5 का सही आंसर क्या होगा। 5 का सही आंसर होगा सेन साहब। सेन साहब की ही मोटर कार थी, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है। अगर आपने 20 के दांत वाले कहानी को बढ़िया से पढ़ा होगा, अच्छे से समझा होगा, तो दोस्तों आप बता सकते हैं कि मोटर कार किसकी थी। तो यहाँ पर सही जवाब क्या होगा। सही जवाब सेन साहब होगा, ठीक है। चलिए
6 नंबर के सवाल में आते हैं। यहाँ पर पूछा गया है अतिशय में उपसर्ग है, आप लोग बताइए कि अतिशय में उपसर्ग कौन है। अतिशय में उपसर्ग कौन होगा? अतिशय में उपसर्ग अति होगा। कौन होगा? अति। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। अतिशय में आने वाला उपसर्ग अति होगा, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा हमारा। 7 नंबर के सवाल में आते हैं। यहाँ पर पूछा गया है यशोदा का संधि विच्छेद कौन है। यशोदा का संधि विच्छेद क्या होता है? यशोदा का संधि विच्छेद होता है यशा धन दा, यशा धन दा ही यशोदा का संधि विच्छेद होता है। तो सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। हालांकि यहाँ पर प्लस चिन्ह छूट चुका है, यहाँ पर धन चिन्ह बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन दोस्तों आप लोग ऑप्शन नंबर बी को ही यहाँ पर समझ कर रखिएगा। आप लोग यहाँ पर प्लस चिन्ह लगा देना, ठीक ना। आपके ऑप्शन में प्लस चिन्ह रहेगा, आपके ऑप्शन में धन चिन्ह रहेगा दोस्तों, ठीक है। आप लोग देख लीजिएगा कि आपके ऑप्शन में यशा के साथ धन चिन्ह है कि नहीं। अगर धन चिन्ह नहीं रहेगा तो आपका ऑप्शन गलत होगा, ठीक है। यशोदा का संधि विच्छेद क्या होगा? यशोदा का संधि विच्छेद यशा धन दा होगा, यशा धन दा। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा हमारा। 8 नंबर के सवाल में आते हैं। यहाँ पर पूछा गया है 20 के दांत कहानी में मदन किसका बेटा है? मदन गिरधर का बेटा है, सेन साहब का बेटा है, सेन साहब के दोस्त का बेटा है, या फिर सोफर का बेटा है। 20 के दांत कहानी में आने वाला मदन किसका बेटा है? आप लोग बताइए। 8 का यहाँ पर सही आंसर क्या होगा? 8 का यहाँ पर सही आंसर होगा गिरधर। गिरधर का ही बेटा कौन है? गिरधर का ही बेटा मदन है, इसलिए सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक है। आप लोग याद रखेंगे। 9 नंबर के सवाल में आते हैं दोस्तों। यहाँ पर आप लोगों से पूछा गया है सीता किस कहानी की पात्रा है? किस कहानी की पात्रा सीता है? आप लोग बताएंगे। ढाते विश्वास का, माँ का, नगर का, या फिर धरती कब तक घूमेगी का। यहाँ पर सही आंसर क्या होगा? आप लोग बताएंगे। यहाँ पर सही आंसर होगा धरती कब तक घूमेगी। धरती कब तक घूमेगी जो कहानी है उसी की पात्रा सीता है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। 10 नंबर के सवाल में आते हैं। यहाँ पर कहा गया है धर्म अधर्म कौन समास है? धर्म अधर्म कौन समास है? धर्म अधर्म दोस्तों द्वंद्व समास है, क्योंकि इसमें दोनों पद ही प्रधान है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। 11 नंबर के सवाल में आते हैं। यहाँ पर पूछा गया है आप लोगों से परीक्षा में चोरी मत करो। इस वाक्य में मत कौन निपात है? कौन निपात है आप लोगों को बताना है। निषेधवाचक है, बलदायक है, अवधारणा बोधक है, या फिर प्रश्न बोधक है। इसमें सही आंसर क्या होगा? आप लोग बताएंगे। यहाँ पर सही आंसर होगा दोस्तों निषेधवाचक। निषेध का मतलब होता है मना करना। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मना किया जा रहा है परीक्षा में चोरी मत करो, तो दोस्तों यहाँ पर मना किया जा रहा है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। कौन होगा? तो निषेधवाचक। ऑप्शन नंबर ए ही 11 का राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए 12 नंबर के सवाल में आते हैं। यहाँ पर पूछा गया है पक्का महाल क्या है? पक्का महाल क्या है? तो दोस्तों यहाँ पर 12 का सही आंसर क्या होगा? पक्का जो महाल है वो हो जाएगा यहाँ पर काशी विश्वनाथ से लगा हुआ इलाका। पक्का महाल दोस्तों क्या हो जाएगा? काशी विश्वनाथ से लगा हुआ इलाका। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। 12 का। चलते हैं हम लोग यहाँ पर 13 नंबर के सवाल में, ठीक है। 13 नंबर के सवाल में आप लोगों से पूछा गया है मैं जाऊंगा में कौन काल है? बहुत ही आसान क्वेश्चन है। आप बता सकते हैं कि मैं जाऊंगा में कौन काल है? मैं जाऊंगा में दोस्तों भविष्य काल है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। 14 नंबर के सवाल में पूछा गया है नाक का बाल होना मुहावरे का अर्थ है। नाक का बाल होना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? आप लोग बताएंगे। 14 का सही आंसर हो जाएगा बहुत प्रिय होना। नाक का बाल होना मुहावरे का सही अर्थ होता है बहुत प्रिय होना, इसलिए सही आंसर 14 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए 15 नंबर के सवाल में आते हैं। यहाँ पर पूछा गया है
अशुद्ध शब्द है। अशुद्ध शब्द कौन है इसमें से? अशुद्ध शब्द है दोस्तों भूमंडल। ठीक है, भूमंडल। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। यहाँ पर दोस्तों हम लोग इसको क्या बोलेंगे? इसको अशुद्ध शब्द बोलेंगे। ठीक है, भूमंडल होता है कैसा? भूमंडल होता है ऐसा। तो हमारा अशुद्ध शब्द भूमंडल होगा। ठीक है, यह भूमंडल लिखा हुआ है, ना कि भूमंडल लिखा हुआ है। इसमें ना बिल्कुल भी शामिल नहीं है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। 16 नंबर के सवाल में आते हैं। यहाँ पर आप लोगों से पूछा गया है तार सप्तक का संपादन किसने किया? तार सप्तक का संपादन करने वाले कौन थे? अज्ञाय थे, दिनकर थे, महादेवी वर्मा थी या फिर पंत थे? 16 का राइट आंसर क्या होगा आप लोग बताइएगा। 16 का दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, अज्ञाय। यहाँ पर अज्ञाय ही 16 का राइट आंसर होगा। तार सप्तक के संपादन अज्ञाय जी हैं, इसलिए सही आंसर ऑप्शन नंबर ए आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, चलिए 17 नंबर के सवाल में आते हैं। यहाँ पर 17 नंबर के सवाल में आप लोगों से पूछा गया है दोस्तों, देख सकते हैं, कवयित्री अनामिका के अनुसार क्या घड़े सा लुढ़क जाता है? कवयित्री अनामिका के अनुसार क्या घड़े सा लुढ़क जाता है आप लोग बताएंगे। क, ख, ग या फिर घ। 17 का राइट आंसर क्या होगा? 17 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि घ। घ ही दोस्तों घड़े सा लुढ़क जाता है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा हमारा। ठीक है, 18 नंबर के सवाल में आते हैं। यहाँ पर पूछा गया है गिरा हुआ कहलाता है। गिरा हुआ गिरना कहलाता है, गिराना कहलाता है, पतित कहलाता है या फिर मिटना कहलाता है? गिरा हुआ क्या कहलाता है आप लोग बताइए। 18 का सही आंसर होगा पतित। गिरा हुआ पतित कहलाता है, इसलिए सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। 19 नंबर के सवाल में आते हैं। 19 नंबर के सवाल में पूछा गया है प्रत्यक्ष कौन समास है? प्रत्यक्ष तत्पुरुष समास है, अव्ययी भाव समास है, कर्मधारय समास है या फिर बहुव्रीहि समास है? प्रत्यक्ष कौन समास है आप लोग बताएंगे। तो 19 का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा अव्ययी भाव समास। यहाँ पर अव्ययी भाव समास ही प्रत्यक्ष वाला हो जाएगा, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी को याद रखेंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पर 20 नंबर के सवाल में आते हैं। इसमें कहा गया है घर द्वार कौन समास है? घर द्वार कौन समास है? घर द्वार दोस्तों द्वंद्व समास है, इसलिए सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। द्वंद्व समास ही घर द्वार है, क्योंकि इसमें आने वाले दोनों ही पद प्रधान है, इसलिए सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा हमारा। ठीक है, चलिए 21 नंबर के सवाल में पूछा गया है लेखक ने निर्लज अपराधी किसे कहा है? लेखक ने निर्लज अपराधी किसे कहा है? चोरों को कहा है, बनमानुस को कहा है, जंगली जानवरों को कहा है या फिर नाखूनों को कहा है? दोस्तों लेखक ने निर्लज अपराधी नाखूनों को कहा है, इसलिए 21 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। निर्लज अपराधी किसे कहा है? निर्लज अपराधी लेखक ने नाखूनों को कहा है, इसलिए सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। 22 नंबर के सवाल में कहा गया है हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म हुआ है। हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ है बताएंगे आप लोग। यहाँ पर सही ऑप्शन क्या होगा बताएंगे आप लोग। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म कब हुआ था? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म सन 1907 ईस्वी में हुआ था। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, आप लोग याद रखना। ठीक है, 23 नंबर के सवाल में पूछा गया है झोले में कितनी मछलियाँ थी? झोले में टोटल कितनी मछलियाँ थी? 23 का सही आंसर बताएंगे दोस्तों। झोले में टोटल 3 मछलियाँ थी। कितनी थी? 3। आप लोग याद रखेंगे। यहाँ पर सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा आप लोगों का। ठीक है, चलिए 24 नंबर के सवाल में कहा गया है माता का पर्यायवाची है। माता का पर्यायवाची द्वार है, देवी है, नीर है या अम्बा है? माता का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? माता का पर्यायवाची शब्द अम्बा होगा, तो यहाँ पर सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, 25 नंबर के सवाल में आते हैं
25 नंबर सवाल है, गुणानिधि किस कहानी की पात्रा है? गुणानिधि नहीं है, गुणनिधि है, ठीक है, गुणनिधि। हालांकि गलती से गुणानिधि यहाँ पर लिखा गया है, लेकिन आप लोग गुणनिधि समझिएगा, ठीक है। गुणनिधि किस कहानी की पात्र है आप लोग बताएंगे? माँ कहानी का, दही वाली मंगमा कहानी का, नगर कहानी का, या फिर ढहते विश्वास कहानी का? 25 का राइट आंसर क्या होगा बताएंगे दोस्तों? 25 का राइट आंसर होगा ढहते विश्वास। ढहते विश्वास कहानी का ही गुणनिधि पात्र है, इसलिए सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। 26 नंबर के सवाल में पूछा गया है, मछली कहानी के लेखक कौन है? मछली कहानी के लेखक कौन है? मछली कहानी के लेखक हैं विनोद कुमार शुक्ल। विनोद कुमार शुक्ल ही मछली कहानी के लेखक हैं, इसलिए सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। 27 नंबर के सवाल में आते हैं। इसमें पूछा गया है, बिस्मिल्लाह खां का जन्म कहाँ हुआ था? कब हुआ था ये नहीं बताना है, कहाँ हुआ था ये बताना है, ठीक है। बताएंगे आप लोग दोस्तों, बिस्मिल्लाह खां का जन्म कहाँ हुआ था? डुमरांव में, बनारस में, लखनऊ में, या फिर पटना में? बिस्मिल्लाह खां का जन्म कहाँ हुआ था? बिस्मिल्लाह खां का जन्म डुमरांव में हुआ था। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पर 28 नंबर के क्वेश्चन में आते हैं। पूछा गया है, नौबत खाने में इबादत है। नौबत खाने में इबादत व्यक्तिगत चित्रण है, कहानी है, रेखा चित्र है, या फिर समस्मरण है? 28 का राइट आंसर क्या होगा बताइए? 28 का यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा व्यक्तिगत चित्रण। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा हमारा, ठीक है। 29 नंबर के सवाल में कहा गया है दोस्तों, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से कब भारत लौट आए? दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी भारत कब लौटे थे आप लोग बताएंगे? 1910 ईस्वी में, 1915 ईस्वी में, 1917 ईस्वी में, या फिर 1920 ईस्वी में? 29 का राइट आंसर बताएंगे? 29 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1915 ईस्वी में। सन 1915 ईस्वी में ही गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौट आए थे, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है। यहाँ पर 30 नंबर के सवाल में आते हैं। पूछा गया है, गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? गांधी जी को महात्मा की उपाधि देने वाले कौन थे बताएंगे आप लोग? किसान थे, नेहरू थे, टैगोर थे, या अंग्रेज थे? तो दोस्तों यहाँ पर 30 का सही आंसर होगा टैगोर। गांधी जी को महात्मा की उपाधि देने वाले थे टैगोर, इसलिए सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा 30 का, ठीक है। 31 नंबर के सवाल में आते हैं। यहाँ पर पूछा गया है, निम्न में से गांधी जी की पुस्तक कौन है? निम्न में से गांधी जी की पुस्तक कौन है जी? देवप्रिया है, हिंद स्वराज है, यदा कदा है, या फिर डेवढ़ी पर आलाप है? 31 का राइट आंसर क्या होगा? 31 का राइट आंसर होगा हिंद स्वराज। हिंद स्वराज पुस्तक की रचना किसने किया था? हिंद स्वराज पुस्तक की रचना करने वाले गांधी जी हैं, इसलिए सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है। बिल्कुल भी आप लोग नहीं भूलना। 32 नंबर के सवाल में पूछा गया है, मेरा धर्म कैद खाने का धर्म नहीं है, किसका कथन है? कथन आप लोगों को बताना है। यह कथन किसका है दोस्तों? मेरा धर्म कैद खाने का धर्म नहीं है, यह कथन किसका है? नेहरू जी का है, महात्मा गांधी जी का है, रविंद्रनाथ ठाकुर है, टैगोर नहीं है, रविंद्रनाथ ठाकुर का है, या फिर मदर तेरेसा का है? सही आंसर क्या होगा बताएंगे? यहाँ पर 32 का सही आंसर, 32 का यहाँ पर सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। महात्मा गांधी जी का यह कथन है, इसलिए सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। आते हैं अगले प्रश्न पर। पूछा गया है, मंगू कैसी लड़की है? मंगू कैसी लड़की है? मंगू पागल है, बहरी है, गूंगी है, या फिर पगली और गूंगी है? यहाँ पर 33 का सही आंसर क्या होगा? 33 का दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा हमारा पगली व गूंगी। मंगू जो है वो पागल भी है और गूंगी भी है। सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, ठीक है। 34 नंबर के सवाल में आते हैं। पूछा गया है, हरि रस से कवि का क्या अभिप्राय है? हरि रस से कवि का अभिप्राय
पूजा वंदना है, राम नाम का जप है, प्रातःकालीन पूजा है या फिर संध्याकालीन आरती है। हरि रस से कवि का अभिप्राय क्या है आप लोग बताएंगे। 34 का यहाँ पर सही आंसर होगा राम नाम का जप। हरि रस से कवि का अभिप्राय नहीं पूजा वंदना से है, ना ही प्रातःकालीन पूजा और ना ही संध्याकालीन आरती से है। बस यहाँ पर दोस्तों अभिप्राय किससे है तो राम नाम का जप से है। ठीक है, तो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, आप लोग याद रखिएगा। 35 नंबर के सवाल में है साक्षर का संधि विच्छेद है। साक्षर का संधि विच्छेद क्या है। साक्षर का संधि विच्छेद हो जाएगा साधन छर। साधन छर ही 35 का राइट आंसर होगा, आप लोग याद रखिएगा। 35 का राइट आंसर दोस्तों ए होगा, अक्षर ना अक्षर, साधन अक्षर। ठीक है, स का मतलब होता है सात और अक्षर का मतलब होता है अक्षर यानी कि वर्ण। यहाँ पर सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 35 का। ठीक है, आप लोग याद रखना। 36 नंबर के सवाल में है किसके बिना जन्म व्यर्थ है। किसके बिना जन्म व्यर्थ है दोस्तों तो राम नाम के बिना जो व्यक्ति राम नाम का बिल्कुल भी नाम नहीं लेते यानी कि राम नाम का उच्चारण नहीं करते, राम का बिल्कुल भी स्मरण नहीं करते, उन व्यक्तियों का जन्म लेना व्यर्थ है। इसलिए सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा राम नाम बेनु यानी कि राम नाम के बिना। ठीक है, चलिए 37 नंबर के सवाल में आते हैं। पूछा गया है संधि के कितने भेद होते हैं। संधि के टोटल 3 भेद होते हैं, आप लोगों को पता है। स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। 38 नंबर के सवाल में है मोटापा में प्रत्यय है। मोटापा में प्रत्यय कौन है तो दोस्तों यहाँ पर मोटापा में जो प्रत्यय है वो हो जाएगा यहाँ पर दोस्तों आप लोगों का यहाँ पर पा ना, यहाँ पर हो जाएगा पा, मोटापा पा हो जाएगा पा, पा ही प्रत्यय है मोटापा में। सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। 39 नंबर के सवाल में कहा गया है कबीर खान किस भाषा के कवि हैं। कबीर खान किस भाषा के कवि हैं। पंजाबी भाषा के, अवधी भाषा के, अंगिका भाषा के या फिर ब्रज भाषा के। 39 का सही आंसर बताएंगे। 39 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ब्रज भाषा के। कबीर खान ब्रज भाषा के कवि हैं, इसलिए सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। 40 नंबर सवाल है निम्न में शुद्ध शब्द है, इसमें से शुद्ध शब्द आप लोगों को बताना है। बताएंगे कि शुद्ध शब्द इनमें कौन है। दोस्तों यह बिल्कुल भी शुद्ध नहीं है, यह बिल्कुल भी शुद्ध नहीं है और यह भी बिल्कुल भी शुद्ध नहीं है। शुद्ध कौन है। शुद्ध है ऑप्शन नंबर सी वाला। ऑप्शन नंबर सी ही 40 का बिल्कुल राइट आंसर होगा। 41 नंबर के सवाल में पूछा गया है पेड़ से पत्ते गिरे किस कारक का उदाहरण है। पेड़ से पत्ते गिरे किस कारक का उदाहरण है। कर्ता कारक, अपादन कारक, करण कारक या संप्रादन कारक है। दोस्तों पेड़ से जो पत्ते गिर रहे हैं, पेड़ से जो पत्ते गिर रहे हैं वो पेड़ को छोड़कर गिर रहे हैं, ना कि पेड़ के साथ में गिर रहे हैं। पेड़ को छोड़कर गिर रहे हैं, अपने स्थान को छोड़कर गिर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर कौन सा कारक होगा। यहाँ पर दोस्तों आप लोगों का हो जाएगा कारक आपादन। यहाँ पर आपादन कारक हमारा 41 का बिल्कुल राइट आंसर होगा, ना कि करण कारक। ठीक है, करण कारक को आप लोग बिल्कुल भी सिलेक्ट नहीं कीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, ऑप्शन नंबर बी। 42 नंबर के सवाल में आते हैं। पूछा गया है विफलता का विलोम है। विफलता का विलोम होता है सफलता। विफलता का विलोम क्या होता है। विफलता का विलोम सफलता होता है। 42 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। 43 नंबर सवाल है कबीर खान ने प्रेम आईनी किसे कहा है। कबीर खान ने दोस्तों प्रेम आईनी श्री राधिका को कहा है, इसलिए सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। कौन तो राधिका जी यानी कि राधा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। 44 नंबर के सवाल में है यंग इंडिया पत्रिका का संपादन किसने किया था। यंग इंडिया पत्रिका का संपादन करने वाले कौन थे तो यहाँ पर 44 के लिए सही आंसर होगा महात्मा गांधी। यंग इंडिया पत्रिका का संपादन करने वाले महात्मा गांधी थे, इसलिए सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। 45 नंबर के सवाल में कहा गया है कवि रेनर मारिया रिल्के का जन्म कब हुआ था।
कॉबी रेनर मारिया रिल्के का जन्म कब हुआ था, आप लोग बताएंगे। तो 45 के लिए राइट आंसर क्या होगा? 45 के लिए राइट आंसर 45 के लिए राइट आंसर होगा 4 दिसंबर 1875 ईस्वी। 4 दिसंबर 1875 ईस्वी को ही कॉबी रेनर मारिया रिल्के का जन्म हुआ था, इसलिए सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। 46 नंबर के सवाल में कहा गया है दोस्तों, कवि के अनुसार मनुष्य के बिना किसका अस्तित्व नहीं रहेगा? कवि के अनुसार मनुष्य के बिना किसका अस्तित्व नहीं रहेगा, बताएंगे। कवि के अनुसार दोस्तों मनुष्यों के बिना ईश्वर का अस्तित्व नहीं रहेगा, क्योंकि जीव जंतु पशु पक्षी बिल्कुल भी ईश्वर को नहीं पूजते, ईश्वर को नहीं मानते, उनको तो ईश्वर के बारे में पता भी नहीं होगा। ईश्वर के बारे में पता किसको है? ईश्वर के बारे में पता दोस्तों मनुष्यों को ही है। मनुष्य के कारण ही इस संसार में, इस सृष्टि में ईश्वर का अस्तित्व है। ठीक है, तो सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए होगा। देखिए, कवि के कहना यह है कि ईश्वर के नाम का अस्तित्व है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि ईश्वर का अस्तित्व नहीं है। अगर इस संसार में मनुष्य नहीं होते तो क्या ईश्वर का अस्तित्व नहीं होता? ईश्वर का अस्तित्व होता, लेकिन उनके नाम का अस्तित्व बिल्कुल भी नहीं होता। जैसे कि आप समझ सकते हैं, सोना हमारे प्राकृतिक में था ना, तो दोस्तों सोना हमारे प्राकृतिक में था, लेकिन इसके अस्तित्व था, लेकिन इसका नाम कैसे पता चला? जब हमने इसको दिया, इसका नाम जब हमने इसको दिया, जब हमने इसके बारे में खोज किया, इसके बारे में पता किया, तब हमने इसको इसका नाम दिया, तब जाकर यह अस्तित्व में आया। तो दोस्तों जो आप यहाँ पर तत्व सोना देख रहे हैं, यह तत्व अपने नाम के लिए अस्तित्व में आया। ऐसा नहीं है कि हमारे जनने से पहले यह इस प्राकृतिक में बिल्कुल भी अपने अस्तित्व में नहीं था। कवि के कहने का मतलब यह हुआ कि राम नाम का जो शब्द है, ठीक है, राम नाम का जो शब्द है या फिर ईश्वर का जो नाम है, वो मनुष्यों के बिना अस्तित्वहीन है। ऐसा नहीं है कि ईश्वर ही मनुष्यों के बिना अस्तित्वहीन है। तो सही आंसर क्या होगा? सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, 47 नंबर सवाल है, कन्नड़ साहित्य के सर्वाधिक प्रतिष्ठित रचनाकारों में से एक कौन है? श्रीनिवास है, सातकोड़ी होता है, ईश्वर पेटलिकर है या फिर सावरदैया है? तो सही आंसर श्रीनिवास होगा। कन्नड़ साहित्य के सर्वाधिक प्रतिष्ठित रचनाकारों में से एक श्रीनिवास जी हैं, इसलिए सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। 48 नंबर के सवाल में पूछा गया दोस्तों, मंगमा का अपनी बहू से किसको लेकर विवाद था? मंगमा का अपनी बहू से किसको लेकर झगड़ा था, बताएंगे आप लोग। तो दोस्तों यहाँ पर सही आंसर होगा पोता को लेकर झगड़ा था, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। 49 नंबर के सवाल में है, किस कहानी में उड़िया की जीवन गहरी आंतरिकता के साथ प्रकट हुआ है? किस कहानी में दोस्तों उड़िया की जीवन गहरी आंतरिकता के साथ प्रकट हुआ है? दही वाली मंगमा में, ढहते विश्वास में, नगर में या फिर धरती कब तक घूमेगी में? तो यहाँ पर 49 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ढहते विश्वास में। ठीक है, 49 का राइट आंसर क्या होगा? 49 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। 50 नंबर के सवाल में है, खून की सगाई किन की प्रसिद्ध कहानी है? खून की सगाई किन की प्रसिद्ध कहानी है, बताएंगे आप लोग। ऑप्शन आपके सामने है, बताइए कि 50 का राइट ऑप्शन क्या होगा? 50 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ईश्वर पेटलिकर। खून की सगाई ईश्वर पेटलिकर की प्रसिद्ध कहानी है, इसलिए सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। यहाँ पर 51 नंबर के सवाल में कहा गया है, धरती कब तक घूमेगी पाठ के लेखक हैं? धरती कब तक घूमेगी पाठ के लेखक कौन है? सावरदैया है, सुजाता है, श्रीनिवास है या फिर सातकोड़ी होता है? 51 का राइट आंसर बताएंगे आप लोग। 51 का राइट आंसर होगा सावरदैया। धरती कब तक घूमेगी पाठ के रचयिता, पाठ के लेखक कोई और नहीं बल्कि सावरदैया है, इसलिए सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। 52 नंबर के सवाल में है, कैलाश किसका बड़ा बेटा है? कैलाश किसका बड़ा बेटा है, बताएंगे आप लोग। मंगमा का है, लक्ष्मी का है, नजमा का है या फिर सीता का है? तो 52 का यहाँ पर सही आंसर हमारे पास हो जाएगा सीता का। सीता का ही बड़ा बेटा कौन है? तो कैलाश है। 52 के लिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, आप लोग याद रखिएगा। 53 नंबर के सवाल में आते हैं, पूछा गया है, बली अमाल मदुरै स्थित बड़े अस्पताल किसको दिखाने गई थे? किसको दिखाने बली अमाल मदुरै में स्थित बड़े अस्पताल में गई थी? तो यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या होगा, बोलेंगे आप लोग। राइट ऑप्शन
लक्ष्मी होगा, नजमा होगा, पपाती होगा या फिर मंगमा होगा। सही ऑप्शन क्या होगा दोस्तों? यहाँ पर आपका सही ऑप्शन हो जाएगा पपाती। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। ठीक है, यहाँ पर 54 नंबर के क्वेश्चन में है व्यंजन होते हैं, व्यंजन कितने होते हैं बताएंगे। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बताइए कि व्यंजन कितने होते हैं। व्यंजन टोटल 33 होते हैं। कितने होते हैं? 33। आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर बात करते हैं हम लोग 55 नंबर के क्वेश्चन में। 55 नंबर के क्वेश्चन में है जातिवाचक संज्ञा बताइए। जातिवाचक संज्ञा क्या होगा? सेना समूहवाचक, सोना द्रव्यवाचक, बुढ़ापा हो जाएगा भाववाचक और यहाँ पर लड़का हो जाएगा दोस्तों व्यक्तिवाचक। तो दोस्तों जातिवाचक संज्ञा इसमें कौन हो जाएगा? जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक लड़का होगा। लड़का 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 लड़का, लड़का का नाम नहीं है ना, लड़का का जाति ना है। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। 56 नंबर के सवाल में आते हैं। इसमें आप लोगों से पूछा गया है संस्कृति का विशेषण है। संस्कृति का विशेषण कौन है? संस्कृत है, सांस्कृतिक है, सांस्कृतिक है या फिर सांस्कृतिक है। सही आंसर क्या होगा? सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, सांस्कृतिक। 56 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, इसलिए आप लोग ऑप्शन नंबर बी को याद रखिएगा। संस्कृति का विशेषण सांस्कृतिक, सांस्कृतिक। यहाँ पर दोस्तों जानते हैं एक ही चीज़वा 2 बार लिखा गया है। एक ही चीज़वा है ना, यहाँ पर जैसा यह है वैसा ही यह भी है दोस्तों। यहाँ पर एक ही ऑप्शन दोनों में आ गए हैं, बी में भी और डी में भी। तो सही आंसर जानते हैं यहाँ पर दोस्तों आपका बी और डी दोनों हो जाएगा। ठीक है, और यही दोस्तों लगता है कि इसमें भी है, नहीं इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें चेंजिंग है। ठीक है, दोनों एक ही है। ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर डी दोनों एक ही है। आप लोग इसको याद रखिएगा। ठीक है, इसको याद रखिएगा। संस्कृति का विशेषण होता है सांस्कृतिक। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी या फिर डी होगा। 57 नंबर के सवाल में आते हैं। पूछा गया है लिंग की दृष्टि से दही क्या है? लिंग की दृष्टि से दही स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है या फिर नपुंसक लिंग है। 57 का सही आंसर क्या होगा? 57 का सही आंसर होगा पुल्लिंग। दही खट्टा है, दही खट्टा है। आप लोग वाक्य बनाते हैं ना, दही खट्टा है। तो दोस्तों यहाँ पर दही हो जा रहा है पुल्लिंग। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। 58 नंबर के सवाल में कहा गया है वाक्य में जिसके विषय में कुछ कहा जाता है उसे क्या कहते हैं? वाक्य में जिसके विषय में कुछ कहा जाता है उसे क्या कहा जाता है? क्रिया कहा जाता है, विधेय कहा जाता है, उद्देश्य कहा जाता है या फिर सर्वनाम कहा जाता है। 58 का सही आंसर क्या होगा? 58 का सही आंसर इन दोनों में से ही कोई एक होगा। ठीक है, वाक्य में जिसके विषय में कुछ कहा जाता है उसको क्या कहते हैं? उसको दोस्तों कहा जाता है उद्देश्य। ऑप्शन नंबर सी। 58 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, 59 नंबर के सवाल में आते हैं। बोला गया है 11:15 होना का अर्थ है। 11:15 होना का अर्थ क्या होगा? 11:15 होने का जो अर्थ है दोस्तों वो हो जाएगा यहाँ पर लाभ ही लाभ होना। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा, लाभ ही लाभ होना। ऑप्शन नंबर सी को याद रखेंगे। 60 नंबर के सवाल में है अपनी डफली अपना रंग का अर्थ है। अपनी डफली अपना राग का क्या अर्थ है? स्वतंत्र होना, अपना दुखड़ा रोना, संगठन का अभाव, सबका अपने अपने मन के अनुसार चलना। अपनी डफली अपना राग का अर्थ क्या होता है? तो 60 का सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों सबका अपने अपने मन के अनुसार चलना। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। 61 नंबर के सवाल में है चिड़िया का बहुवचन है। चिड़िया का बहुवचन क्या होता है जी? चिड़िया का बहुवचन हो जाएगा ये वाला। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी 61 का बिल्कुल राइट आंसर होगा, आप लोग याद रखिएगा। 62 नंबर के सवाल में आते हैं। इसमें पूछा गया है इनमें से कौन वाक्य शुद्ध है? आप लोगों को इसमें से शुद्ध वाक्य की पहचान करनी है। 62 का राइट आंसर क्या होगा? यहाँ पर दोस्तों शुद्ध वाक्य हो जाएगा हमारे शिक्षक प्रश्न पूछते हैं। हमारे शिक्षक प्रश्न पूछते हैं। यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए सही होगा, शिक्षक हमसे प्रश्न पूछते हैं। यह तो बिल्कुल भी सही नहीं होगा।
हमारे शिक्षक प्रश्न पूछा करते हैं, यह भी सही नहीं होगा। सही दोस्तों यहाँ पर 62 के लिए दोस्तों हो जाएगा हमारे शिक्षक प्रश्न करते हैं। हाँ, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। आप लोग ऑप्शन नंबर डी को याद रखिएगा। 63 नंबर के सवाल में आते हैं, किसका रचा सूरज मानव को भाप बनाकर सोख गया। किसका रचा सूरज मानव को भाप बनाकर सोख गया। आप लोगों उसका नाम बताइएगा, ठीक है, जिसका वो सूरज है। तो सही आंसर होगा मानव का। मानव का रचा सूरज मानव को ही भाप बनाकर सोख गया, इसलिए सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, 64 नंबर के सवाल में आते हैं। इसमें कहा गया है, हिंदी कविता में प्रयोगवाद का सूत्रपात किया। हिंदी कविता में प्रयोगवाद का सूत्रपात किसने किया था। महादेवी वर्मा ने, राम इकबाल सिंह राकेश ने, या फिर दिनकर ने, या फिर आज्ञा ने। 64 का सही आंसर क्या होगा। 64 का सही आंसर होगा आज्ञा है। हिंदी कविता में प्रयोगवाद का सूत्रपात आज्ञा जी ने किया था, इसलिए सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। ऑप्शन नंबर डी को याद रखेंगे। 65 नंबर के सवाल में आते हैं। पूछा गया है, कवि ने बूढ़ा चौकीदार किसे कहा है। बूढ़ा चौकीदार कवि ने किसे कहा है। बूढ़ा चौकीदार कवि ने कहा है दोस्तों वृक्ष को। सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, आप लोग याद रखना। 66 नंबर के सवाल में आते हैं। इसमें आप लोगों से पूछा गया है, एक वृक्ष की हत्या कविता में कवि शहर को किससे बचाने की बात करते हैं। एक वृक्ष की हत्या कविता में कवि शहर को किससे बचाने की बात करते हैं, बताएंगे। लुटेरों से, देश के दुश्मनों से, नादिरों से, या फिर इनमें से कोई नहीं। 66 का सही जवाब क्या होगा। 66 का सही जवाब है नादिरों से। ऑप्शन नंबर सी 66 का बिल्कुल सही जवाब होगा। ठीक है, 67 नंबर के सवाल में आते हैं। इसमें आप लोगों से पूछा गया है दोस्तों, दैनिक अमर उजाला के संपादकीय सलाहकार रहे हैं। दैनिक अमर उजाला के संपादकीय सलाहकार कौन रहे हैं, बताएंगे। आज्ञाएं, बिरन डंगवाल, जीवनानंद दास, या फिर कुंवर नारायण। 67 का सही आंसर क्या होगा। 67 का यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बिरेन डंगवाल। बिरेन डंगवाल ही यहाँ पर राइट आंसर होगा, इसलिए आप लोग ऑप्शन नंबर बी याद रखिएगा। 68 नंबर सवाल है, अमृत प्रभात पत्रिका प्रकाशित होती है। अमृत प्रभात पत्रिका प्रकाशित होती है कहाँ से। पटना से, लखनऊ से, इलाहाबाद से, या फिर मेरठ से। 68 का सही आंसर क्या होगा। 68 का सही आंसर हो जाएगा इलाहाबाद से। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब होगा दोस्तों। ठीक है, आइए 69 नंबर के सवाल में आते हैं। इसमें पूछा गया है, हमारी नींद कविता में किसके जीवन क्रम पूरा होने की बात की गई है। हमारी नींद कविता में किसके जीवन क्रम पूरा होने की बात की गई है, आप लोग बताएंगे। मानव का, मक्खी का, पशु का, या फिर पक्षी का। तो 69 का सही आंसर यहाँ पर होगा मक्खी का। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। 70 नंबर के सवाल में आते हैं। पूछा गया है, कवयित्री अनामिका के अनुसार चौखट में बेटे का क्या नहीं अटता। कवयित्री अनामिका के अनुसार चौखट में बेटे का क्या नहीं अटता है दोस्तों। तो यहाँ पर 70 के लिए राइट आंसर हो जाएगा क। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। चौखट में बेटे का क नहीं अटता, इसलिए सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। यहाँ पर बात करते हैं हम लोग 71 नंबर के सवाल में। पूछा गया है, बांग्ला भाषा के सर्वाधिक सम्मानित एवं चर्चित व्यक्ति कौन है, यानी कि कवि कौन है। बांग्ला भाषा के सर्वाधिक सम्मानित एवं चर्चित कवि का नाम आप लोगों को बताना है। बताएंगे कि 71 का सही आंसर क्या होगा। 71 का सही आंसर होगा सच्चिदानंद आज्ञाए। ऑप्शन नंबर ए 71 का बिल्कुल राइट आंसर होगा, आप लोग याद रखिएगा। 72 नंबर सवाल है, खेत है जहाँ धान के, बहती नदी के किनारे, फिर आऊँगा लौटकर एक दिन बंगाल में। उपर्युक्त पदांश कवि कौन है। उपर्युक्त पदांश के कवि कौन है। ठीक है, इस पद के कवि कौन है, आप लोग बताएंगे। इस पदांश के कवि कौन है जी। इस पदांश के जो कवि है दोस्तों, वो हो जाएंगे जीवनानंद दास। जीवनानंद दास ही 72 का बिल्कुल राइट आंसर होगा, आप लोग याद रखिएगा। यहाँ पर 73 नंबर के सवाल में है, एक अजीब सी लघुता का
अनुभव हो रहा था। एक अजीब सी लघुता का अनुभव हो रहा था। किसको? लेखक को, निर्मला को, किशोर को या बहादुर को? 73 का सही जवाब क्या होगा? 73 का सही जवाब लेखक को होगा। लेखक को ही दोस्तों एक अजीब सी लघुता का अनुभव हो रहा था, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। 74 नंबर के सवाल में है, बहादुर कैसी कहानी है? बहादुर कहानी धार्मिक है, तारक है, सामाजिक है या फिर ऐतिहासिक है? 74 का सही आंसर होगा सामाजिक, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, सामाजिक कहानी है कौन? तो बहादुर। ठीक है, बहादुर कहानी एक प्रकार का सामाजिक कहानी है, इसलिए सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी होगा। 75 नंबर सवाल है, बहादुर को सुअर का बच्चा किसने कहा? बहादुर को सुअर का बच्चा कहने वाले कौन थे? लेखक थे, निर्मला थे, किशोर थे या फिर लेखक के रिश्तेदार थे? कौन थे आप लोग बताएंगे? बहादुर को सुअर का बच्चा किसने कहा? बहादुर को सुअर का बच्चा कहने वाले किशोर थे, इसलिए सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा हमारा। आते हैं 76 नंबर के सवाल में। ठीक है, देखिए कहा गया है, परंपरा का मूल्यांकन है। परंपरा का मूल्यांकन कहानी है, निबंध है, नाटक है या फिर उपन्यास है? परंपरा का मूल्यांकन क्या है दोस्तों? परंपरा का जो मूल्यांकन है दोस्तों वो एक प्रकार का निबंध है। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, आप लोग याद रखना। 77 नंबर के सवाल में कहा गया है, साहित्य मनुष्य के संपूर्ण जीवन से संबंध है, यह किस पाठ से उद्धृत है? यानी कि यह किस पाठ से लिया गया है, आप लोग बताएंगे। साहित्य मनुष्य के संपूर्ण जीवन से संबंध है, यह पंक्ति किस पाठ से आया है? परंपरा के मूल्यांकन से आया है, नागरी लिपि से आया है, नाखून क्यों बढ़ते हैं से आया है या फिर बहादुर वाले पाठ से आया है? किस पाठ से आया है आप लोग बताइए यहाँ पर सही आंसर। तो दोस्तों यहाँ पर सही आंसर हमारा हो जाएगा परंपरा का मूल्यांकन। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, आप लोग याद रखिएगा, परंपरा का मूल्यांकन। आते हैं 18 नंबर के क्वेश्चन में। पूछा गया है, प्रश्नवाचक सर्वनाम है। प्रश्नवाचक 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 किससे? ठीक है, किससे दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा। 78 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी 78 का बिल्कुल सही जवाब होगा। 79 नंबर के सवाल में आते हैं, जीत जीत मैं निरखत हूँ पाठ के लेखक कौन है? जीत जीत मैं निरखत हूँ पाठ के लेखक का नाम आप लोगों को बताना है। तो यहाँ पर दोस्तों हो जाएगा बिरजू महाराज। जीत जीत मैं निरखत हूँ पाठ के लेखक बिरजू महाराज है, इसलिए सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। महात्मा गांधी हो जाएंगे शिक्षा और संस्कृति के लेखक। विनोद कुमार शुक्ल हो जाएंगे दोस्तों आपका वो जो था ना दोस्तों उनके लेखक। ठीक है, तो यहाँ पर सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, यहाँ पर चलते हैं अगले नंबर के क्वेश्चन में। मछली वाला जो कहानी है ना, मछली वाला, उसी के लेखक कौन है? विनोद कुमार शुक्ल है। आते हैं यहाँ पर 80 नंबर के सवाल में। 80 नंबर के सवाल में है, पंडित बिरजू महाराज अपने बाबूजी के साथ आखिरी प्रोग्राम कहाँ किया था? पंडित बिरजू महाराज अपने बाबूजी के साथ आखिरी प्रोग्राम में कानपुर में किए थे, मैनीपुर में किए थे या फिर कलकत्ता और देहरादून में किए थे? 80 का सही जवाब देंगे। 80 का सही जवाब क्या होगा? 80 का सही जवाब होगा मैनपुरी। मैनपुरी में आखिरी प्रोग्राम उन्होंने किया था। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, याद रखिएगा। आते हैं 81 नंबर के सवाल में। आवनियो कहाँ है दोस्तों? आवनियो कहाँ है? आवनियो कहाँ है? आवनियो है दोस्तों दक्षिण फ्रांस में रो नदी के किनारे बसा एक पुराना शहर में। ठीक है, दक्षिण फ्रांस में रो नदी के किनारे बसा एक पुराना शहर में ही आवनियो स्थित है, इसलिए 81 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। यहाँ पर 82 नंबर के सवाल में आते हैं। पूछा गया है, मछली कहानी किस संकलन से ली गई है? पेड़ का कमरा से, नौकर की कमीज से, महाविद्यालय से या फिर विश्वविद्यालय से? 82 का सही ऑप्शन बताएंगे। मछली कहानी किस संकलन से ली गई है? मछली कहानी जो है दोस्तों वो लिया गया है महाविद्यालय से। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। मछली कहानी महाविद्यालय संकलन से ली गई है, इसलिए 82 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। आते हैं 83 नंबर के क्वेश्चन में। इसमें पूछा गया है, ला शतरूज कहाँ है? ला शतरूज रूस में है, चीन में है, फ्रांस में है या फिर फिलिस्तीन में है? ला शतरूज कहाँ है? ला शतरूज, तो दोस्तों यहाँ पर सही आंसर होगा फ्रांस में। ला शतरूज फ्रांस देश में स्थित है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। यहाँ पर 84 नंबर सवाल है,
श्रम विभाजन और जाति प्रथा निबंध किसके द्वारा लिखा गया है? बहुत ही आसान क्वेश्चन है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा ही श्रम विभाजन और जाति प्रथा वाला निबंध लिखा गया है, इसलिए सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। 85 नंबर के सवाल में है, सेन साहब की नई मोटर कार किस रंग की थी? तो आप सभी बता सकते हैं कि सेन साहब की नई मोटर कार सफ़ेद रंग की थी। किस रंग की? सफ़ेद रंग की। 50 का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर, दोस्तों यहाँ पर जानते हैं यहाँ पर काला होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। मोटर कार काली रंग की थी, काली रंग की, याद रखिएगा काली रंग की। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा 85 का। चलते हैं 86 नंबर के क्वेश्चन में। 86 नंबर के सवाल में है, परंपरा का मूल्यांकन किन की रचना है? परंपरा का मूल्यांकन महात्मा गांधी की रचना है, शर्मा की रचना है, अमरकांत की रचना है या फिर प्रेमचंद्र की रचना है? 86 का यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा शर्मा। यानी कि दोस्तों यहाँ पर जो आप लोग ऑप्शन नंबर बी देख रहे हैं, इसमें आने वाला जो यहाँ पर कवि का नाम है वो गलत है, यहाँ पर दोस्तों गलत होगा, ठीक है। परंपरा का जो मूल्यांकन है वो हो जाएगा रामविलास शर्मा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा, आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। खाली शर्मे है दोस्तों, ठीक ना, रामविलास शर्मा होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। आते हैं 87 नंबर के क्वेश्चन में। 87 नंबर के क्वेश्चन में कहा गया है, प्राचीन भारत के महान वैज्ञानिक किसकी रचना है? यतीन्द्र मिश्र की, गुणाकर मूले की, हजारी प्रसाद द्विवेदी की या फिर बिरजू महाराज की? प्राचीन भारत के महान वैज्ञानिक किसकी रचना है? तो यहाँ पर 87 के लिए राइट आंसर हमारा होगा गुणाकर मूले। ऑप्शन नंबर बी 87 का बिल्कुल सही जवाब होगा। 88 नंबर सवाल है, श्रीनिवास जी का पूरा नाम क्या है? श्रीनिवास जी का पूरा नाम बताना है जी। श्रीनिवास जी का पूरा नाम जो है वो है भारती वेंकटेश अयंगार। ऑप्शन नंबर बी 88 का बिल्कुल राइट आंसर होगा, आप लोग याद रखना, ठीक है। आते हैं 89 नंबर के क्वेश्चन में। पूछा गया है दोस्तों यहाँ पर, गायक का संधि विच्छेद है। गायक का संधि विच्छेद क्या होता है? गायक का संधि विच्छेद क्या होता है? गायक का संधि विच्छेद होता है गे धन आयक। यहाँ पर सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा 89 का, ठीक है, आप लोग याद रखिएगा। आते हैं 90 नंबर के सवाल में। इसमें पूछा गया है दोस्तों, इसमें आप लोगों से पूछा गया है 90 नंबर के सवाल में, लेखक अमरकांत का जन्म कब हुआ था? लेखक अमरकांत का जन्म कब हुआ था? तो यहाँ पर 90 का सही जवाब हो जाएगा जुलाई 1925 ईस्वी में। जुलाई 1925 ईस्वी में ही लेखक अमरकांत का जन्म हुआ था, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। 91 नंबर के सवाल में आते हैं। 91 नंबर का सवाल है, किसने ऐसा सिक्का चलाया जिस पर राम सीता की आकृति के साथ नागरी लिपि में रामसिंह शब्द अंकित हैं? आप लोगों को उनका नाम बताना है, ठीक है। बादशाह अकबर होगा, मोहम्मद गजनबी होगा, मोहम्मद गौरी होगा या शेरशाह होगा? यहाँ पर सही आंसर बताएंगे 91 का। 91 का सही आंसर क्या होगा? 91 का सही आंसर बादशाह अकबर होगा, ठीक है। बादशाह अकबर ने ही एक ऐसा सिक्का चलाया था जिस पर राम सीता की आकृति के साथ नागरी लिपि में रामसिंह शब्द भी अंकित था। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, आप लोग याद रखिएगा। 92 नंबर के सवाल में आते हैं। पूछा गया है, नागरी लिपि के आरंभिक लेख मिले हैं कहाँ पर मिले हैं? उत्तर भारत में, दक्षिण भारत में, पूर्वी भारत में या फिर पश्चिमी भारत में? नागरी लिपि के आरंभिक लेख कहाँ मिले हैं? नागरी लिपि के आरंभिक लेख दोस्तों दक्षिण भारत में मिले हैं, इसलिए सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। 93 नंबर के सवाल में चलते हैं। पूछा गया है, बिरजू महाराज खुद को किसका शागिर्द मानते थे? बिरजू महाराज खुद को किसका शागिर्द मानते थे? बताएंगे आप लोग, बाबूजी का, माताजी का, चाचा जी का या फिर मामा जी का? 93 का सही आंसर होगा बाबूजी का। बाबूजी का शागिर्द मानते थे, सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। 94 नंबर के सवाल में है, लेखक आमनियों में कुल कितने दिन रहे? लेखक आमनियों में कुल कितने दिन रहे? आप लोग दिनों की संख्या बताइए, 15 दिन, 19 दिन, 21 दिन या फिर 25 दिन? यहाँ पर 94 का सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर दोस्तों हो जाएगा बी, 19 दिन, ठीक है, 19 दिन रहे थे। 95 नंबर के सवाल में आते हैं। पूछा गया है, उगते हुए सूरज का देश किसे कहा जाता है? सभी जानते हैं कि जापान को कहा जाता है। उगते हुए सूरज का देश जापान को कहा जाता है, इसलिए राइट आंसर
आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, ऑप्शन नंबर ए। 96 नंबर के सवाल में है, भारत सौभाग्य किनका प्रसिद्ध नाटक है? भारत सौभाग्य किनका प्रसिद्ध नाटक है बताएंगे आप लोग? भारतेंदु का, दिनकर का, निराला का या फिर प्रेमघन का? 96 का सही आंसर क्या होगा? 96 का सही आंसर होगा प्रेमघन। प्रेमघन का ही प्रसिद्ध नाटक भारत सौभाग्य है, इसलिए सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। 97 नंबर के सवाल में है दोस्तों, सुमित्रा नंदन पंत का जन्म कब हुआ था? सुमित्रा नंदन पंत का जन्म कब हुआ था बताएंगे आप लोग? सुमित्रा नंदन पंत का जन्म 1900 ईस्वी में हुआ था। 97 का सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा 1900। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा, याद रखिएगा। 98 नंबर के सवाल में है, पंत जी को किस रचना के लिए भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? सुमित्रा नंद पंत जी को किस रचना के लिए भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, आप लोग बताएंगे? तो यहाँ पर 98 का सही आंसर होगा चिदंबरा, चिदंबरा के लिए, ठीक है, चिदंबरा, चिदंबरा आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल हम लोग याद रखेंगे। यहाँ पर 99 नंबर के सवाल में है, राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कब हुआ है? राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कब हुआ है? यहाँ पर आप लोग ऑप्शन देख लीजिए, बताइए कि सही ऑप्शन क्या होगा। सही ऑप्शन होगा 23 सितंबर 1908। 23 सितंबर सन 1908 ईस्वी को ही रामधारी सिंह दिनकर का जन्म हुआ था, इसलिए सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। यहाँ पर 100 नंबर के सवाल में आते हैं। इसमें बोला गया है दोस्तों, किस रचना के लिए दिनकर को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? आप लोगों को उस रचना का नाम बताना है जिसके लिए दिनकर जी को साहित्य अकादमी का पुरस्कार मिला था। तो यहाँ पर 100 के लिए राइट आंसर संस्कृति के 4 अध्याय हो जाएगा। संस्कृति के 4 अध्याय रचना के लिए ही दिनकर जी को साहित्य अकादमी का पुरस्कार मिला था, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। दोस्तों, इस वीडियो में मैंने आप लोगों के हिंदी सब्जेक्ट से संबंधित टोटल 100 VVI ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का सलूशन करा दिया है। अगर दोस्तों आपको किसी प्रश्न का उत्तर पता नहीं होगा तो आप लोग जरूर से उस प्रश्न का उत्तर याद कर लीजिएगा, ठीक है। रहा बात व्याकरण का, तो व्याकरण बिल्कुल भी याद नहीं करना है, बल्कि व्याकरण आप लोगों को सीखना है। एग्जाम हॉल में बैठने से पहले, एग्जाम देने से पहले आप लोग व्याकरण सीख लीजिएगा। आप लोग दोस्तों अपना वर्णमाला यानी कि वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार, संधि, समास और साथ ही दोस्तों विशेषण और विशेषण के साथ साथ क्रिया, इन सभी चीज़ों को आप लोग कंप्लीट कर लीजिएगा। आपका दोस्तों समास के साथ साथ जो आपके अनेक शब्दों के एक शब्द होंगे, उल्टा शब्द होंगे या प्रवाची शब्द होंगे, या फिर दोस्तों और भी बहुत सारे ऐसे व्याकरण में आने वाले पद हैं, उपसर्ग है, प्रत्यय है, उन सभी चीज़ों को आप लोग बिल्कुल अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लीजिएगा। जब आप लोग कंप्लीट कर लीजिएगा ना, तो दोस्तों कोई भी व्याकरण आप लोगों से बिल्कुल भी नहीं छूटेगा। व्याकरण बिल्कुल भी याद नहीं किया जाता है, बल्कि समझा जाता है। हम इस वीडियो में कितना भी आपको व्याकरण से संबंधित क्वेश्चन याद करा दे, बिल्कुल भी आप याद नहीं कर पाइएगा। जो याद करने लायक होगा ना, उसी को याद कर पाइएगा। जो सीखने वाला चीज़ है उसको याद थोड़ी ना करेंगे, उसको तो सीखेंगे तो आप लोग सीखिएगा, ठीक है। संधि, समास, ये सभी सीखने वाली चीज़ है, इसलिए आप लोग सीखिएगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग मिलेंगे फिर से एक नए वीडियो के साथ। अगर दोस्तों वीडियो बहुत ही अच्छा लगा है तो इसे आप लोग शेयर कीजिएगा। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को भी जरूर से आप लोग एक लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं हम लोग यहाँ पर अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।